जानेंगे कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उससे कौन सा ब्लड प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। ब्लड यानी कंप्लीट ब्लड, पूरा ब्लड। इसमें से निकलता है होल ह्यूमन ब्लड जो है वो एक कंपोनेंट या ब्लड प्रोडक्ट जो है वो बनता है, होल ह्यूमन ब्लड। ठीक, इसके बाद हम आगे आते हैं। ब्लड में से दो हमने कंपोनेंट लिए। पहला है आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसल्स और सेकंड इसमें आता है प्लाज्मा। ओके, अब आरबीसी जो है इससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो इससे बनता है कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो अगर हम ऐसी बात करें तो ए ले लेते हैं होल ह्यूमन ब्लड को, बी ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन आरबीसी को। इसके बाद जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से जो प्रोडक्ट बनता है वो है, पहला है ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा और इसी से जैसे यहाँ बी था तो इसको सपोज सी ले लें और यहाँ डी ले लेते हैं ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन। तो ये दोनों किससे आए? प्लाज्मा से मिले ये दोनों कंपोनेंट्स। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो प्लाज्मा को अगर हम आगे जाएं तो फर्स्ट इसमें आता है क्लॉटिंग फैक्टर्स और सेकंड इसमें आता है सीरम। ठीक, अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से ही एक और आगे निकलता है, उसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन या इसको हम कहते हैं गामा ग्लोब्यूलिन। ये एक और ब्लड प्रोडक्ट है। फिर बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स में बेसिकली दो होते हैं। पहला होता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है थ्रोम्बिन। अब फाइब्रिनोजेन जो है इससे अगर हम देखें आगे, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं फाइब्रिन क्लॉट। तो इधर हम बात करेंगे अब आगे प्रोडक्ट की। तो सीरम से क्या बनेगा? सीरम से बनेगा ड्राइड ह्यूमन सीरम। और फाइब्रिनोजेन से क्या बनेगा? फाइब्रिनोजेन से बनेगा ह्यूमन फाइब्रिनोजेन। और थ्रोम्बिन से क्या बनेगा? थ्रोम्बिन से बनेगा ह्यूमन थ्रोम्बिन। और इधर ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन था इससे क्या बनता है? इससे बनता है ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोब्यूलिन। लास्ट जो है, जो यहाँ पर हमने देखा था फाइब्रिन क्लॉट, फाइब्रिन क्लॉट से बनता है ह्यूमन फाइब्रिन फोम। क्या बनेगा? ह्यूमन फाइब्रिन फोम। तो ये एक समरी है ब्लड प्रोडक्ट्स की, तो इसको आप जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें। ब्लड से निकला आरबीसी और प्लाज्मा, तो ब्लड से बना होल ह्यूमन ब्लड। फिर आरबीसी से हुआ कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन आरबीसी और ब्लड का दूसरा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा से हुआ ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा और ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन। फिर प्लाज्मा से आया क्लॉटिंग फैक्टर में से आया फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन और इधर आया सीरम से आया ड्राइड ह्यूमन सीरम। फाइब्रिनोजेन से बना ह्यूमन फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन से बना ह्यूमन थ्रोम्बिन, फाइब्रिन क्लॉट से बना ह्यूमन फाइब्रिन फोम और इधर प्लाज्मा में ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन था जिससे कि बना ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये अभी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ब्लड प्रोडक्ट्स
उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट हम लेके चलते हैं होल ह्यूमन ब्लड। तो होल मतलब कंप्लीट ब्लड यहाँ पर लेंगे। तो ब्लड जो है जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमको क्या ध्यान देना होता है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो हम जिस भी पर्सन का ले रहे हैं वो कोई डिजीज से इन्फेक्टेड ना हो। सेकेंड, इसमें हम ये देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट प्रॉपर है मतलब वो एनीमिक नहीं है, मतलब फीमेल है तो 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए इन द केस ऑफ फीमेल, एंड इन द केस ऑफ मेल 13.3% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड इसमें आता है कि हमको क्या देखना है, तो हमको यहाँ पर जो ब्लड है उसकी क्वालिटी भी देखनी होती है। उसको ये देखना होता है कि वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे चेक करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.053 आनी चाहिए फीमेल के लिए और मेल के लिए आनी चाहिए 1.055। ये मिनिमम वैल्यू है। इफ ड्रॉप सिंक्स देन सैंपल इज सेटिस्फैक्ट्री, ये अपने को ध्यान देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कलेक्शन, कि हम कलेक्शन कैसे करते हैं ब्लड का। तो जैसे कि अपने को पता है कि हम ब्लड जो है वो कलेक्ट करेंगे, वो एसेप्टिकली कलेक्ट करेंगे। कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो वो अपने को ये पॉइंट याद रखना है, मीडियन क्यूबाइटल वेन, यहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं। और ब्लड को कलेक्ट करने के बाद हम इसके साथ क्या डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम एंटी कोएगुलेंट। एक्चुअली ये होता है कि स्टेराइल बॉटल लेते हैं और उसके अंदर पहले से एंटी कोएगुलेंट सॉल्यूशन डाल के रखते हैं और फिर ब्लड उस पर ट्रांसफ़र करके प्रॉपरली शेक करते हैं। एंटी कोएगुलेंट सॉल्यूशन क्या होता है, तो इट इज़ 100 ml ऑफ 2% सोडियम citrate with 20 ml of 3% dextrose in water for injection। ये हमारा होता है एंटी कोएगुलेंट सॉल्यूशन। तो इन दोनों को प्रॉपरली हम जो ब्लड है वो लिए बॉटल में उसके अंदर डाल के अच्छे से शेक करेंगे जिससे कि प्रॉपरली वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कितने टेम्परेचर स्टोर करना है, तो 4 to 6 डिग्री टेम्परेचर पर हम उसको स्टोर करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। इसको हम कोशिश तो ये करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, 30 मिनट से ज़्यादा हम इसको रखते नहीं हैं। ये इसके सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक भी है कि आपको फ्रेश यूज़ करना है। अगर आप फ्रेश यूज़ नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका ATP का लेवल फॉल होने लग जाता है। और अगर हम उसको ज़्यादा देर तक रूम टेम्परेचर पर रख दिए तो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सर्वाइवल जो है एरिथ्रोसाइट्स का वो भी कम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है होल ह्यूमन ब्लड सेल का, होल ह्यूमन ब्लड प्रोडक्ट का। तो इसीलिए आगे चल के और इस तरीके से कुछ रिसर्च की गई कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से बचें कि हमको इमीडिएटली यूज़ ना करना हो, हम उसको कुछ स्टोर भी कर सके। तो फिर आगे चल के हम कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन RBC बना और उससे आगे फिर ड्राइड जो है कंडीशंस में प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है सेकंड वो आता है कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन RBC। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि RBC से ये प्रोडक्ट बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब कि इसमें से फ्लूइड जो है वो रिमूव कर देंगे। तो इसमें हमको क्या देखना होता है कि जो ब्लड लेते हैं उसमें से हमने क्या लेना है, सिट्रेटेड प्लाज्मा लेना है, किसमें से, होल ह्यूमन ब्लड में से। ठीक, और जो ब्लड है उसका जो एज है वो 15 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब फोर्टनाइट ओल्ड ही होना चाहिए। उसके बाद इसको हम स्टे कर देते हैं और फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें से जो फ्लूइड है उसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद इसमें जो कॉन्सेंट्रेट बचा वो हम उसको रखते हैं इसके कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन RBCs के लिए। इसमें एक चीज़ हमको क्या ध्यान देनी है, वो ध्यान देनी है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इस ब्लड का 15.5% वेट बाय वॉल्यूम से कम नहीं होना चाहिए।
अगर उससे कम होता है तो वो वाला ब्लड को आप नहीं ले सकते हो। अब इसकी स्टोरेज कंडीशन में क्या है, तो जैसे उसको हम होल ह्यूमन ब्लड को 4 to 6 डिग्री रखते थे, इसको भी हमको 4 to 6 डिग्री सेल्सियस तक ही हम स्टोर कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जैसे उसमें था कि 30 मिनट्स तक ही रख सकते थे, इसको लेकिन आप 12 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। ये बेनिफिट है एज कम्पेयर टू होल ह्यूमन ब्लड। तो इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो क्रॉनिक एनीमिया में, और साथ ही साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स इन इन्फेंट्स। तो इस वीडियो में हम यहीं तक कभी पढ़ेंगे। हमने यहाँ जाना कि ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट से मिलते हैं, और दो यहाँ पर प्रोडक्ट हमने पढ़े, होल ह्यूमन ब्लड और कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन आरबीसी। इसके आगे के प्रोडक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।